दोस्तों 431 कबल अज़ मसीह की बात है जब यूनान की दो बड़ी रियासतों एथेंस और स्पार्टा के दरमियान एक खौफनाक और तवील जंग चल रही थी। एक तरफ एथेंस की रियासत थी जहां जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम था और दूसरी तरफ स्पार्टा जहां फौज की हुकूमत कायम थी। दोस्तों इस 23 साला तवील जंग में एथेंस को बहुत बुरी और जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस शिकस्त ने अजीम फिलासफर प्लेटो, जिसका ताल्लुक एथेंस से था, के दिल में जमहूरियत के खिलाफ शदीद नफरत पैदा कर दी। प्लेटो को लगा कि जमहूरियत ही एथेंस की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों दूसरी तरफ सुकरात, जो कि प्लेटो का उस्ताद था, इसको इसी जमहूरी निज़ाम ने जहर का प्याला पिलाकर सजाए मौत सुना दी थी। सुकरात का जुर्म सिर्फ ये था कि वो नौजवानों को सोचने, सवाल करने और सच्चाई की तलाश करने की दावत देता था। दोस्तों स्पार्टा से शिकस्त के बाद एथेंस का सियासी निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका था। कभी वहाँ अमीरों की हुकूमत आ जाती, कभी जालिम डिक्टेटर कब्जा कर लेते और कभी नाअहल सियासतदान अवाम को जज्बाती नारे लगाकर बेवकूफ़ बनाते। और इन्हीं हालात से तंग आकर प्लेटो ने ये महसूस किया कि इस दौर के तमाम सियासी निज़ाम नाकाम हो चुके हैं और इसने इसी गुस्से, मायूसी और इस्लाह के जज्बे में अपनी किताब द रिपब्लिक लिखी। प्लेटो के इस किताब को लिखने का मकसद ये था कि दुनिया को ऐसी मिसाली रियासत का हाका दिया जाए जहां हुकूमत जज्बाती और जाहिल लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि पढ़े लिखे और सच्चे लोगों के हाथ में हो और माशरे में अफरा तफरी की बजाय नज़्मो ज़ब्त और इंसाफ हो। तो दोस्तों आज हम प्लेटो की इसी किताब द रिपब्लिक को गहराई में समझते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पार्ट 1, इंसाफ की तलाश। दोस्तों प्लेटो सुकरात का सबसे बड़ा शागिर्द था और इसे अपने उस्ताद यानी सुकरात से बहुत अकीदत थी। इसलिए इसने अपने उस्ताद की याद और इनके ख्यालात को जिंदा रखने के लिए अपनी किताब को एक डायलॉग की शक्ल में लिखा है, जिसमें मरकजी किरदार सुकरात है जो दूसरे लोगों से सवाल करता है। दोस्तों किताब के आगाज में सुकरात अपने वक्त के मुख्तलिफ लोगों से मिलता है और इनसे पूछता है कि तुम्हारे नज़दीक इंसाफ क्या है। सबसे पहले वो सिफालस नामी एक बूढ़े ताजिर से इंसाफ के बारे में पूछता है। सिफालस कहता है कि इंसाफ का मतलब ये है कि इंसान जिंदगी भर किसी का उधार ना रखे और हमेशा सच बोले। यानी अगर आपने किसी से मोटरसाइकिल उधार ली है तो वक्त पर इसे वापस करना और कभी झूठ ना बोलना इंसाफ है। दोस्तों सुकरात इंसाफ की इस तारीफ को एक मिसाल के साथ रद्द करता है और कहता है कि फर्ज करें आपके एक दोस्त ने तलवार या कोई हथियार आपके पास अमानत के तौर पर रखा है, लेकिन कुछ दिन बाद इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है। ज़हनी तवाज़ुन खोने के बाद वो आपके पास आता है और अपना हथियार वापस मांगता है, तो क्या इस पागल शख्स को हथियार वापस करना इंसाफ होगा? क्योंकि वो पागल शख्स इस हथियार से किसी की जान भी ले सकता है। इस तरह सुकरात सिफालस के इंसाफ की डेफिनेशन को रद्द करता है। जब सिफालस लाजवाब हो जाता है तो इसका बेटा पोलीमार्कस बहस संभालता है और कहता है कि इंसाफ ये है कि जो आपका दोस्त है आप इसे फायदा पहुंचाएं और जो आपका दुश्मन है आप इसे नुकसान पहुंचाए। दोस्तों सुकरात पोलीमार्कस के नजरिए को भी रद्द करता है और कहता है कि हम इंसान हैं और अक्सर दोस्त चुनने में गलती करते हैं। कभी कभार जो बेज़ाहिर हमारा दोस्त होता है वो अंदर से बुरा होता है और जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं वो अच्छा इंसान होता है। तो क्या बुरे दोस्त का साथ देना इंसाफ है? दोस्तों जब इंसाफ के ये दोनों नजरियात फेल हो जाते हैं तो महफिल में बैठा एक गुस्सीला और जारहाना मिजाज रखने वाला फलसफी थ्रासिमाकस बहस में शामिल होता है और कहता है कि इंसाफ कुछ नहीं बल्कि ये सिर्फ ताकतवर का मफाद है। हुकूमतें कवानीन अपने फ़ायदे के लिए बनाती हैं। अगर मुल्क में कोई बादशाह या सरमायादार तबका है तो वो ऐसे कानून बनाएगा जिससे इसकी दौलत और ताकत महफूज रहे और अवाम इन कवानीन पर जब अमल करती है तो वो इसे इंसाफ का नाम देते हैं, जबकि इनका मकसद सिर्फ ताकतवर को मजबूत करना है। थ्रासिमाकस का दावा था कि एक जालिम और नाइंसाफ शख्स
एक आम ईमानदार शख्स से ज्यादा कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजारता है। दोस्तों, सुकरात थ्रासिमाकस के इस नजरिए का जवाब बड़ी खूबसूरती से देता है और पूछता है कि एक सच्चा डॉक्टर जब इलाज करता है तो वो अपने फायदे के लिए दवा लिखता है या मरीज के फायदे के लिए? यकीनन मरीज के फायदे के लिए। एक अच्छा कप्तान जब जहाज चलाता है तो वो मुसाफिरों और मलाहों की जान बचाने के लिए चलाता है, अपने लिए नहीं। इसी तरह एक सच्चा हुक्मरान या लीडर वो है जो कवानीन अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अवाम के फायदे के लिए बनाए। दोस्तों, यहाँ सुकरात साबित करता है कि थ्रासिमाकस का नजरिया गलत है और नाइंसाफी कभी भी इंसाफ से बेहतर नहीं हो सकती। एक नाइंसाफ और जालिम इंसान अंदर से हमेशा बेचैन और खौफजदा रहता है क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। दोस्तों, जब थ्रासिमाकस हारकर चुप हो जाता है तो महफिल में बैठा एक लड़का ग्लाकोन खड़ा हो जाता है। वो सुकरात से कहता है कि आपने थ्रासिमाकस को तो चुप करवा दिया, लेकिन मैं आपकी बात से मुत्फिक नहीं हूँ। ग्लाकोन दावा करता है कि इंसाफ सिर्फ एक मजबूरी है, कोई दिल से इंसाफ पसंद नहीं होता। वो मिसाल देता है कि फर्ज करें एक चरवाहे को एक जादुई अंगूठी मिली जिससे वो गायब हो सकता था, और जब वो गायब हुआ तो इसने चोरी भी की, बादशाह को भी मार दिया और खुद काबिज हो गया। अगर ऐसी अंगूठी किसी बहुत नेक इंसान को भी दी जाए तो वो भी गायब होकर बुराई ही करेगा क्योंकि इसे किसी का डर नहीं होगा। यानी ग्लाकोन का मानना था कि इंसाफ सिर्फ कमजोरों की पनाहगाह है। अगर इंसान को पकड़े जाने और सजा का डर ना हो तो वो कभी भी इंसाफ का रास्ता नहीं चुनेगा। दोस्तों, अब सुकरात के सामने ये चैलेंज था कि वो साबित करे कि इंसाफ किसी कानून के डर का नाम नहीं बल्कि ये इंसानी रूह का सुकून है जिसके बगैर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। सुकरात कहता है कि इंसाफ को किसी एक इंसान की रूह के अंदर तलाश करना मुश्किल है। ये ऐसे ही है जैसे दूर रखी हुई किसी बारीक तहरीर को पढ़ना। इसलिए हमें पहले इंसाफ को एक बड़े शहर या रियासत में देखना चाहिए जहां इंसाफ बड़े हरूफ में लिखा नजर आए और फिर इसे हम इंसान पर लागू करेंगे। और दोस्तों, यहीं से प्लेटो की मिसाली रियासत का खाका शुरू होता है। पार्ट 2, मिसाली रियासत और इंसानी रूह। दोस्तों, प्लेटो कहता है कि कोई भी इंसान अकेला खुद अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। हमें जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, जिसके लिए हमें किसान, जुलाहे और ममार की जरूरत होती है। जब माशरा बड़ा होता है तो आसाइशात की तलब बढ़ती है। ज्यादा जमीन और वसाइल हासिल करने के लिए दूसरी रियासतों से जंग का खतरा पैदा होता है। इसलिए रियासत की हिफाजत के लिए माशरे को एक खास तबके की जरूरत होती है जिसे प्लेटो गार्डियंस कहता है। इसके अलावा प्लेटो माशरे को इसकी कारकर्दगी और इंसानी सलाहियतों के लिहाज से 3 तबकों में तकसीम करता है। पहला तबका है फिलोसफर किंग्स का। दोस्तों, ये तबका रियासत का दिमाग है। इस तबके में वो आला तरीन मुहाफिज शामिल होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इल्म, हिकमत और फलसफे की गहराइयों को समझने में गुजारते हैं। इनका काम कानून बनाना और रियासत को सही सिमत में चलाना है। दोस्तों, प्लेटो की मिसाली रियासत का दूसरा तबका है गार्डियंस यानी मुहाफिज। दोस्तों, इस तबके में फौजी और सिपाही शामिल हैं जो रियासत के बाजू हैं। इनका काम मुल्क का दिफा करना, अमनो अमान कायम करना और हुक्मरानों के अहकामात पर अमल दरामद करवाना है। इस तबके की खास खसूसियत बहादुरी और जज्बा है। और तीसरा तबका है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स रियासत का पेट हैं। इनमें किसान, ताजिर, डॉक्टर और आम मजदूर शामिल हैं। इनका काम माशरे की मादी और माशी ज़रूरियात को पूरा करना है। दोस्तों, प्लेटो किताब में ये भी वाज़िया करता है कि माशरे में इन तीनों तबकों का इंतखाब कैसे किया जाए। इसके लिए वो एक ऐसे तालीमी निज़ाम का मशवरा देता है जो कि एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। दोस्तों, वो तालीमी निज़ाम कैसा है, चलिए देखते हैं। प्लेटो कहता है कि मिसाली रियासत के तमाम बच्चों को बचपन से एक ही जैसी तालीम दी जाएगी। इन्हें जिम्नास्टिक, अहलाकी कहानियाँ, मौसीकी और नज़्मो ज़ब्त सिखाया जाएगा। फिर 20 साल की उम्र में पहला बड़ा इम्तिहान होगा। जो बच्चे ज़हनी या जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होंगे और इस इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, इन्हें प्रोड्यूसर यानी किसान और मजदूर वगैरह बना दिया जाएगा। और जो इस इम्तिहान में पास होंगे वो रियासत के गार्डियंस बनेंगे। फिर इन गार्डियंस को मजीद 10 साल साइंस और रियाजी पढ़ाई जाएगी।
30 साल की उम्र में फिर एक सख्त इम्तिहान होगा और जो इस इम्तिहान में नाकाम होंगे वो रियासत के गार्डियंस ही रहेंगे और इस दूसरे इम्तिहान में पास होने वालों को मजीद 5 साल फलसफा पढ़ाया जाएगा और फिर वो अगले 15 साल अमली सियासी दुनिया में रहकर तजर्बा हासिल करेंगे और फिर 50 साल की उम्र में एक इम्तिहान होगा और जो ये इम्तिहान पास करेंगे वही फिलोसफर किंग्स बनेंगे। दोस्तों, प्लेटो ये भी कहता है कि मर्द और औरत की जिस्मानी साख्त में तो फर्क होता है लेकिन रूह की सलाहियतों में कोई फर्क नहीं, इसलिए रियासत में लड़कों और लड़कियों को एक जैसी तालीम दी जाएगी। वो कहता है कि औरतें भी सिपाही और फलसफी बादशाह बन सकती हैं। अगर कोई औरत ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सख्त तरबियत से गुजर सकती है तो इसे रियासत के आला ओहदों से महरूम नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्लेटो ये भी जानता था कि लोग आसानी से ये कबूल नहीं करेंगे कि वो निचले तबके का हिस्सा हैं, इसलिए इसने एक तजवीज़ दी कि रियासत में एक मुकद्दस झूठ मशहूर कर दिया जाए ताकि हर कोई अपने मुकाम से खुश रहे और अमन कायम रहे। दोस्तों, वो मुकद्दस झूठ ये था कि तमाम लोगों को बताया जाए कि खुदा ने तमाम इंसानों को मिट्टी से बनाया है लेकिन इनकी रूहों में मुख्तलिफ दातें शामिल कर दी गई हैं। जैसे जिनकी रूह में गोल्ड शामिल है वो हुक्मरान बनने के लिए पैदा हुए हैं क्योंकि इनमें इल्म और हिकमत है। इसी तरह जिनकी रूह में सिल्वर शामिल है वो सिपाही यानी गार्डियंस हैं क्योंकि इनमें बहादुरी और जोश है, और जिनकी रूह में आयरन और ब्रोंज शामिल है वो कारीगर और काश्तकार यानी प्रोड्यूसर हैं और इनका मकसद मेहनत करना है। दोस्तों, प्लेटो ये भी कहता है कि रियासत बलूत के दरख्तों या चट्टानों से नहीं बनती बल्कि ये इन इंसानों के किरदार से बनती है जो इसमें रहते हैं। रियासत की तरह प्लेटो इंसानी रूह को भी 3 हिस्सों में तकसीम करता है। पहला हिस्सा है अकल। प्लेटो कहता है कि अकल रूह का वो हिस्सा है जो सच्चाई की तलाश करता है, फैसला करता है और नफा और नुकसान का हिसाब लगाता है। ये रियासत के फिलोसफर किंग्स तबके जैसा है। रूह का दूसरा हिस्सा है जज्बा। दोस्तों, प्लेटो के मुताबिक जज्बे का ताल्लुक गैरत, बहादुरी, इज्जत और गुस्से से है। जज्बा हमें नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ लड़ने पर मजबूर करता है और ये रियासत के मुहाफिज तबके की तरह है। और दोस्तों, रूह का तीसरा हिस्सा है ख्वाहिशात। ये हिस्सा मादी और जिस्मानी लज्जतों जैसे भूख, प्यास, जिन्स और दौलत की हवस वगैरह के पीछे भागता है और ये रियासत के प्रोड्यूसर तबके की मानिंद है। दोस्तों, हमने देखा कि प्लेटो रियासत के साथ साथ इंसानी रूह को भी 3 हिस्सों में तकसीम करता है, लेकिन असल सवाल अभी भी बाकी है कि अदल या इंसाफ क्या है। अब सुकरात इसका जवाब यूं देता है। वो कहता है कि जब माशरे में ये तीनों तबके यानी हुक्मरान, मुहाफिज और मजदूर अपना अपना महसूस काम करें और एक दूसरे के काम में मदाखलत ना करें, यानी हुक्मरान सिर्फ अकल के साथ फैसला करे, सिपाही सिर्फ बहादुरी के साथ रियासत का दिफा करे और मजदूर सिर्फ मजदूरी करे, तो इसे हकीकी मायनों में इंसाफ कहते हैं। अगर एक मोची मुल्क का दिफा करने लगे या लालची ताजर रियासत का हुक्मरान बन जाए तो रियासत तबाह हो जाएगी। दोस्तों, ये तो था रियासत में इंसाफ। अब सवाल ये है कि इंसान की ज़ात में इंसाफ कैसे पैदा होगा। प्लेटो कहता है कि जब इंसान की अकल इसकी रूह की हुक्मरान हो और जज्बा अकल का साथ देकर इसके अहकामात को नाफिज करे और दोनों मिलकर बेलगाम ख्वाहिशात को अपने काबू में रखें तो तब एक इंसान में इंसाफ होगा। दोस्तों, फर्ज करें एक सरकारी अफसर को एक नाजायज काम के एवज रिश्वत की पेशकश होती है। अब सरकारी अफसर के अंदर की ख्वाहिश कहती है कि रिश्वत ले लो, नई गाड़ी खरीद लेना, लेकिन इसकी अकल कहती है कि रुक जाओ, ये गलत है। दोस्तों, अब अगर इस सरकारी अफसर का जज्बा अकल का साथ दे और इसमें गैरत पैदा करे तो वो अफसर रिश्वत नहीं लेगा। इस तरह वो आदिल और अंदरूनी तौर पर पुरसुकून रहेगा। दोस्तों, इस तरह सुकरात साबित करता है कि एक इंसाफ पसंद इंसान ही असल में खुश रहता है क्योंकि इसकी रूह के तमाम हिस्से तवाजुन में होते हैं, जबकि एक नाइंसाफ शख्स अंदरूनी जंग का शिकार रहता है। पार्ट 3, फलसफी बादशाह। दोस्तों, दूसरे हिस्से में हमने देखा कि सुकरात ने दावा किया था कि एक मिसाली रियासत तभी बनती है जब हुक्मरानी का ताज किसी फलसफी के सर पर हो। लोग एतराज करते हैं कि फलसफी तो किताबी कीड़े होते हैं, वो हुकूमत कैसे चलाएंगे। सुकरात एक मिसाल से इसका जवाब यूं देता है। दोस्तों, फर्ज करें एक बहुत बड़ा बहरी जहाज है
जिसका मालिक ताकतवर तो है लेकिन इसे रास्ता मालूम नहीं। मल्लाह आपस में लड़ते हैं कि जहाज कौन चलाएगा, जबकि इनमें से कोई भी जहाज रानी के इल्म से वाकिफ नहीं और वो उसे अपना कप्तान मान लेते हैं जो इन्हें मीठी बातों से वर्गलाता है। दोस्तों, वहाँ एक शख्स ऐसा भी है जो सितारों, हवाओं और समंदर के नक्शों का इल्म रखता है, लेकिन मल्लाह इसे फजूल और सितारों को घूरने वाला कहते हैं, जबकि वही एक शख्स जहाज को सही मंजिल तक ले जाने की सलाहियत रखता है। सुकरात के नजदीक वो सितारों को घूरने वाला ही फलसफी है जिसे लोग बेकार समझते हैं, लेकिन वही जानता है कि रियासत को हकीकत में कैसे चलाना है। प्लेटो कहता है कि जब तक फलसफी बादशाह नहीं बनेंगे दुनिया के दुख खत्म नहीं होंगे। वो कहता है कि एक फलसफी आम इंसान से बेहतर होता है और इसकी वजह फलसफी का इल्म और रूह की तरबियत है। इस बात को समझाने के लिए वो एक और मिसाल देता है। दोस्तों, फर्ज करें कुछ कैदी पैदाइशी तौर पर एक अंधेरी गार में जंजीरों से बंधे हैं। इनकी गर्दनें इस तरह जकड़ी हैं कि वो सिर्फ सामने की दीवार को देख सकते हैं। इनके पीछे आग जल रही है और कुछ लोग दीवार के पीछे से मुख्तलिफ चीजें मसलन बुत, लकड़ी के जानवर लेकर गुजरते हैं और इन चीजों के साए सामने दीवार पर पड़ते हैं। लिहाजा वो कैदी इन सायों को ही असल दुनिया और हकीकत समझते हैं। दोस्तों, अब अगर इनमें से एक कैदी को आजाद कर दिया जाए और वो पीछे मुड़कर देखे तो आग की रोशनी से इसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। इसे यकीन नहीं आएगा कि वो साए झूठे थे, जबकि ये आग और लकड़ी की चीजें हकीकी हैं। और अब अगर इसी कैदी को गार से बाहर निकाला जाए तो वो सूरज की तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे दरख्त, पहाड़ और आसमान नजर आएंगे। तब इसे एहसास होगा कि गार की जिंदगी एक धोखा थी और असल दुनिया तो ये है। दोस्तों, अब वो शख्स जब दोबारा गार में वापस जाएगा ताकि अपने साथियों को सच बता सके तो अंधेरे में इसकी आंखें काम नहीं करेंगी और दूसरे कैदी इसका मजाक उड़ाएंगे कि बाहर जाने से इसकी अकल मारी गई है। अब अगर वो इन्हें जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो इसे मारने पर तुल जाएंगे। दोस्तों, इस मिसाल के जरिए प्लेटो हमें ये समझाता है कि गार आम इंसान की दुनिया है जो सिर्फ वही सच मानते हैं जो इन्हें नजर आता है, जबकि फलसफी वो है जो गार से निकलकर हकीकत को देख चुका है। प्लेटो कहता है कि सच्चा इल्म किताबें रटने या सुनी सुनाई बातों पर यकीन का नाम नहीं, बल्कि अपने जहन को मादी दुनिया के धोखे से निकाल कर सच्चाई को समझने का नाम है। दोस्तों, प्लेटो कहता है कि जो कैदी गार से निकलकर बाहर सूरज की रोशनी देख लेता है, इसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि वो बाहर की खूबसूरत दुनिया में ही रहे और अपने साथी कैदियों को गार में इनके हाल पर छोड़ दे, और दूसरा रास्ता ये कि वो अपनी जान खतरे में डालकर दोबारा गार में जाए और अपने साथियों को आज़ाद करवाए। प्लेटो कहता है कि एक सच्चा फिलॉसफर वो है जो गार में वापस आता है। वो इक्तदार या कुर्सी का भूखा नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ इसलिए हुक्मरान बनता है ताकि वो गार के अंधेरे में भटकने वाले लोगों की मदद कर सके और इन्हें सच्चाई की तरफ वापस ला सके। दोस्तों, प्लेटो के नजदीक यही शख्स फिलॉसफर किंग बनने का असल हकदार है। दोस्तों, इस हिस्से में प्लेटो ये भी कहता है कि हुक्मरान तबके यानी फिलॉसफर किंग्स के पास अपना कोई जाती घर, जमीन, सोना, चांदी या खानदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के पास अपनी जायदाद होती है तो वो रियासत की बजाय अपना मालो दौलत बचाने की फिक्र करता है। इसलिए प्लेटो की मिसाली रियासत के हुक्मरान और सिपाही बैरकों में ही रहेंगे, एक ही जगह खाना खाएंगे और इन्हें रियासत की तरफ से इतना ही मिलेगा जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इस तरह प्लेटो ने एक मिसाली रियासत और इसके हुक्मरान का हक्का तो खींच दिया, लेकिन क्या प्लेटो की तजवीज करदा ये रियासत हमेशा कायम रह सकती है या इंसानी फितरत इसे तबाह कर सकती है? इसका जवाब जानते हैं अगले हिस्से में। पार्ट 4, हुकूमतों का ज़वाल। दोस्तों, पिछले हिस्सों में प्लेटो ने एक बेहतरीन और मुनसिफाना रियासत का खाका पेश किया जिसे वो अरिस्टोक्रेसी कहता है, यानी वो निज़ाम जहाँ बेहतरीन और आकिल लोग हुकूमत करते हैं। लेकिन इस हिस्से में प्लेटो कहता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त के साथ साथ इंसानों के अहलाक बिगड़ते हैं और जब इंसान बिगड़ते हैं तो इनका सियासी निज़ाम भी ज़वाल का शिकार हो जाता है। दोस्तों, प्लेटो ने अरिस्टोक्रेसी से लेकर बदतरीन निज़ाम तक हुकूमत के ज़वाल के 4 मराहिल बयान किए हैं।
पहला मरहला है डेमोक्रेसी। दोस्तों, जब मिसाली रियासत के हुक्मरानों में अक्ल व हिकमत की कमी होने लगती है तो इक़्तिदार ऐसे लोगों के पास चला जाता है जिनकी रूह में अक्ल की बजाय जज्बा और गुस्सा गालिब होता है। ये सिपाहियों और फौजियों की हुकूमत होती है। यहाँ इल्म और सच्चाई की जगह इज्जत, शोहरत और फौजी ताकत को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। प्लेटो कहता है कि इस निज़ाम का इंसान अंदरूनी तौर पर मगरूर, जिद्दी और हर वक्त अपनी ताकत के लिए लड़ने वाला होता है। दोस्तों, दूसरा मरहला है ओलिगार्की। प्लेटो कहता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ सिपाही और हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता दौलत जमा करना शुरू कर देते हैं। इनमें दौलत की हवस पैदा हो जाती है और कानून को तब्दील करके इक़्तिदार सिर्फ अमीरों के लिए महसूस कर दिया जाता है। जिसके पास जितनी दौलत होती है उसे उतना ही बड़ा ओहदा मिलता है। इस निज़ाम में माशरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक तरफ चंद इंतहाई अमीर लोग और दूसरी तरफ बेशुमार गरीब लोग। प्लेटो कहता है कि इस दौर का इंसान लालची, कंजूस और हर वक्त रुपए पैसे का हिसाब रखने वाला होता है। दोस्तों, तीसरा मरहला है डेमोक्रेसी। दोस्तों, प्लेटो कहता है कि जब ओलिगार्की में गरीबों का इस्तेहसाल हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अमीरों के खिलाफ बगावत कर देते हैं, अमीरों को कत्ल कर देते हैं या मुल्क से बाहर निकाल देते हैं और एक नया निज़ाम लाते हैं जिसे जमहूरियत कहते हैं। दोस्तों, प्लेटो के नज़दीक जमहूरियत कोई अच्छा निज़ाम नहीं है बल्कि ख्वाहिशात की बेलगाम आज़ादी का नाम है। यहाँ हर शख्स को अपनी मर्जी करने की खुली छूट होती है। कोई कानून, कोई असूल बरकरार नहीं रहता। लोग अहलियत देखे बगैर मीठे नारों की बुनियाद पर लीडर चुन लेते हैं। और दोस्तों, चौथा मरहला है टिरनी। दोस्तों, प्लेटो कहता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती इसकी बर्बादी का सबब बनती है। जमहूरियत में जब आज़ादी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो गुलामी का रास्ता खोलती है। माशरे में अफरा तफरी और लाकानूनियत फैल जाती है और इसी अफरा तफरी के दौरान अवाम में से एक मक्कार और चालाक शख्स उभरता है और खुद को अवाम का मुहाफिज कहता है। वो गरीबों को अमीरों से बदला लेने का झांसा देता है और जब इस मक्कार शख्स को ताकत मिल जाती है तो वो सबसे पहले अपने मुखालिफिन को ख़त्म करता है और मुल्क का जालिम हुक्मरान बन जाता है। दोस्तों, ये सियासी ज़वाल का आखिरी और बदतरीन मरहला है। प्लेटो कहता है कि ये जालिम हुक्मरान अंदरूनी तौर पर सबसे ज़्यादा बदकिस्मत होता है। इसकी रूह मुकम्मल तौर पर वहशियाना और मुजरिमाना ख्वाहिशात की गुलाम होती है। वो इक़्तिदार में होकर भी सबसे बड़ा कैदी होता है क्योंकि इसे हर वक्त अपनी जान का खतरा होता है। तो दोस्तों, ये थे एरिस्टोक्रेसी से लेकर बदतरीन निज़ाम तक हुकूमत के ज़वाल के 4 मराहिल। अब अगले हिस्से में प्लेटो एक और बड़ा धमाका करता है। वो शायरी और आर्ट पर पाबंदी लगाना चाहता है। वो ऐसा क्यों चाहता है और मरने के बाद रूह के साथ क्या होता है, जानते हैं अगले हिस्से में। पार्ट 5, शायरी और आर्ट पर पाबंदी। दोस्तों, इस हिस्से में प्लेटो 2 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करता है। पहला ये कि एक मिसाली माशरे में फनकारों और शायरों की क्या जगह होनी चाहिए और दूसरा ये कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। दोस्तों, प्लेटो अपनी मिसाली रियासत में बड़े बड़े शायरों और फनकारों को रहने की इजाज़त नहीं देना चाहता और इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि आर्ट हमें हकीकत के करीब करने के बजाय 2 कदम दूर ले जाता है। प्लेटो कहता है कि असल हकीकत खुदा के बनाए हुए आइडियाज में है। हम मादी दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, मसलन दरख्त, मेज़ या जानवर वगैरह, इन सब के आइडियाज किसी दूसरी दुनिया में मौजूद हैं और ये आइडियाज खुदा ने बनाए हैं जो कभी नहीं बदलते। दोस्तों, प्लेटो का मानना था कि हमारी रूह इस दुनिया में आने से पहले इन तमाम आइडियाज को देख चुकी है। इसलिए जब हम दुनिया में कोई कुर्सी या मेज़ देखते हैं तो हमारा दिमाग फौरन पहचान लेता है कि ये एक मेज़ है क्योंकि इसका आइडिया खुदा ने पहले से हमारी रूह में नक्श कर दिया था। अब जब एक बड़ई मेज़ बनाता है तो वो इस आइडिया की नकल करता है। इसी तरह जब एक पेंटर इस मेज़ की तस्वीर बनाता है तो वो नकल की भी नकल कर रहा होता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आर्ट हमें हकीकत से दूर ले जाता है। और दोस्तों, आर्ट और शायरी को मिसाली रियासत से बाहर निकालने की दूसरी वजह यह है कि प्लेटो के नज़दीक शायरी और ड्रामे इंसान की अकल को कमज़ोर करते हैं और जज्बात को उबारते हैं। दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ड्रामा या फिल्म देख रहे हो जिसमें हीरो के साथ बहुत बुरा हो रहा हो और वो रो रहा हो,
तो ये सीन देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हालांकि आपकी अकल जानती है कि ये हकीकत नहीं बल्कि एक्टिंग है, लेकिन फिर भी आप जज्बाती हो जाते हैं। प्लेटो कहता है कि एक मिसाली रियासत के हर शहरी को मजबूत और अक्लमंद होना चाहिए, ना कि जज्बाती बातों में आने वाला। दोस्तों, किताब के आखिर में सुकरात दोबारा इसी सवाल पर आता है कि इंसाफ क्यों जरूरी है। वो कहता है कि एक इंसाफ पसंद इंसान को ना सिर्फ इस दुनिया में इज्जत और सुकून मिलता है, बल्कि इसे इसका असल इनाम मरने के बाद मिलता है। इसे साबित करने के लिए वो एर की दास्तान सुनाता है। दोस्तों, एर एक सिपाही था जो जंग में मारा गया, लेकिन 12 दिन बाद वो दोबारा जिंदा हो गया और इसने बताया कि इसने मरने के बाद क्या देखा। इसने बताया कि रूहें जब दूसरे जहान में पहुंचती हैं तो इनके अमाल का हिसाब होता है। अच्छे अमाल वाली रूहों को आसमान की तरफ खुशी मनाने के लिए भेजा जाता है, जबकि बुरे अमाल वाली रूहों को सजा के लिए जमीन के नीचे भेजा जाता है और हर रूह को इसके किए का 10 गुना सिला या सजा भुगतनी पड़ती है। और जब ये वक्त पूरा हो जाता है तो तमाम रूहें एक जगह पर जमा होती हैं, जहां इन्हें दोबारा जमीन पर पैदा होने के लिए नई जिंदगी का इंतखाब करना होता है। प्लेटो कहता है कि वहाँ हर तरह की जिंदगी के नमूने पड़े होते हैं। कोई बादशाह बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी, कोई अमीर ताजर और कोई किसान। और जिन रूहों ने पिछली जिंदगी में फलसफा और अकल नहीं सीखी होती, वो लालच में आकर जालिम बादशाह की जिंदगी चुन लेती हैं, ये सोचे बगैर कि इस जिंदगी के नसीब में इबरतनाक अंजाम लिखा है। प्लेटो कहता है कि सिर्फ वही रूहें सही इंतखाब करती हैं जिन्होंने सच्ची दानिश और अकल हासिल की होती है, और वो एक सादा और पुरसुकून जिंदगी चुन लेती हैं। दोस्तों, इस दास्तान के आखिर में तमाम रूहें फरामोशी की नदी से पानी पीती हैं ताकि वो सब कुछ भूल जाएं, और फिर वो जमीन पर नए जिस्मों में पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, इस किताब के आखिर में सुकरात अपनी बहस को इस दुआ पर खत्म करता है कि अगर हम अकल और इंसाफ का दामन थामे रखेंगे तो हम ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि मरने के बाद इस तवील सफर में भी हमेशा कामयाब और पुरसुकून रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी प्लेटो की किताब द रिपब्लिक की समरी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।